हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। आज हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट का एक छोटा सा बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कम से कम 5-6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया होता है, एक माइक्रो होता है और एक होता है मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट कौन सा होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट। और मैक्रो कौन सा होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस जो है कभी भी एक वैक्यूम में स्टे नहीं कर सकता। वो हमेशा एक्सपोज होता है टू डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है। अब वो फोर्सेस इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। जैसे अगर मैं किसी एक कंपनी की बात करूं, कंपनी ए, उसमें एम्प्लॉयज कैसे हैं, सप्लायर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, पॉलिसीज कैसी हैं, स्ट्रेटजीज कैसी हैं, वो इंटरनल हो गया। तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी अच्छी चीज होगी तो ग्रोथ किसकी होगी? अल्टीमेटली सिर्फ कंपनी की होगी और किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सबको एक तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, माइक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट का पार्ट होते हैं और जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग वही है, उन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो भी रिस्क है, जो भी अनसर्टेनिटी है और जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, उसको उसको गैदर करना, उसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो इट इज यूजफुल टू फाइंड आउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। क्या और कैसे करता है? ये जो भी पुराने ट्रेंड्स हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करता है, इवेंट्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, पुरानी स्टडीज करता है, ताकि वो जितने भी फ्यूचर के हमारे थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, उसको फाइंड आउट कर सके। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका है कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये आपका जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो, जैसे आपने इकोनॉमिक साइकिल में भी पढ़ा होगा, पहले आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज आती है, फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, और ये फिर से इसी तरीके से साइकिल आती रहती है। उसी तरीके से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और इसलिए एनवायरमेंटल जो स्कैनिंग होती है वो 24/7 प्रोसेस होता है। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी क्यों? क्योंकि हर चीज एक नई तरीके से आती है आपके एनवायरनमेंट में। कुछ भी, अब जैसे वॉर हो रहा है, ये अभी वॉर हो रहा है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का इतना बड़ा वॉर हो जाएगा, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है। कब से चल रहा है ये? 1 महीने से ऊपर हो गया। तो उसी तरीके से क्या प्रॉब्लम है कि कुछ चीजें अनसर्टेन है और हमें बिल्कुल स्क्रैच से रिसर्च करनी पड़ती है, बिल्कुल नई चीज तरीके से रिसर्च करनी पड़ती है। हमारे पास जो चीज अवेलेबल नहीं है उसके बारे में ढूंढना होता है, इसलिए एक्सप्लोरेटरी है। डायनेमिक। डायनेमिक, हम वूका एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। वूका क्या है? वॉलिटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिगुइटी। सब कुछ बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू क्या है कि जैसे कि अगर आप कभी भी इसका बहुत अच्छे एग्जांपल में दूंगी, आपको जैसे फॉर एग्जांपल वेट है और आपको वेट लॉस करना है, आप जिम जाते हो, तो जो आपका ट्रेनर होता है वो किसी एक पार्ट पे फोकस नहीं करता। वो आपकी हैंड एक्सरसाइज भी कराएगा, आपके लंजेस भी कराएगा, ठीक है, स्क्वाट्स, पैरों की तरफ भी फोकस करेगा, आपके स्टमक की तरफ भी फोकस करेगा, और मतलब आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें ओवरऑल वो क्या करता है? वर्क करता है, हेल्प करता है आपको वेट लॉस करने के लिए। उसी तरीके से एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, वो कंप्लीट व्यू लेती है, वो होलिस्टिक अप्रोच है, वो पूरी तरीके से एक एक चीज देखेगी, तब जाके वो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसीजन लेती है बेस्ड ऑन दी होलिस्टिक व्यू। ठीक है। उसके बाद दो फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल क्या क्या हो सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, जो एम्प्लॉयज हैं वो आप ही क्या काम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो आपको इफेक्ट होगा, नहीं करेंगे तो भी आपको इफेक्ट होगा, बाहर किसी को इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयज हो गए, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, आपके मैनेजमेंट टीम है, आपके डायरेक्टर्स कैसे हैं, कैसा आपका CSR है या नहीं, मॉरल वैल्यूज फॉलो करते हैं या नहीं, एथिक्स में काम करते हैं या नहीं, ये सब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते? जो कि हमने पढ़ा है अभी, बहुत सारे तरीके के एनवायरनमेंट हमने पढ़े हैं पुरानी वीडियोज में। इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, ठीक है, और सोशल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट।
नाउ इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है क्वेस्ट, स्वॉट एनालिसिस, ईटीओपी एंड पेस्ट एनालिसिस। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। सबसे पहले आप राइट डाउन कर लो, इसके जो प्रोपाउंडर थे जिन्होंने इसकी रचना की थी वो थे एल्बर्ट हम्फ्री। इन्होंने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में की थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 1960s में और अर्ली 1970s, ज्यादातर इसी वाले हम ईयर को मान के चलते हैं, ठीक है। अर्ली 1970s में इसके बारे में फाइंड आउट किया गया था। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो एप्पल का लिया है, और एप्पल का एग्जाम्पल अब ज्यादा रेलेवेंट नहीं है बिकॉज नाउ एवरीबडी इज हैविंग एप्पल, whether it is MacBook or Apple phone, iPad, watches, everybody is having and everybody is able to afford, हर कोई ले पा रहा है। अगर आप कुछ साल पहले की बात करो, 5-6 साल पहले की, तो और उससे पहले की बात करो तो एप्पल के एग्जाम्पल लिए जा सकता था। अगर हम वो पहले टाइम में चले जाएं तो एप्पल कैसे की क्या स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस और थ्रेट्स तब का लेके चले। अगर हम एप्पल की स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे तो एप्पल का फोन कुछ टाइम पहले ऐसा माना जाता था कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, इनोवेशन है उसमें, और उसके यूसेज बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपॉर्चुनिटीज क्या थी एप्पल के पास कि एप्पल एक लग्जरी आइटम माना जाता था कुछ टाइम पहले। तो वो लोग क्या करते थे, उसमें नई नई चीजें लेके आते थे, जैसे कि अभी भी ये होता है कि पहले 4S से स्टार्ट हुई, फिर 5S आया, 6S आया, 7 आया, अब प्रो भी आते हैं, प्रो मैक्स भी आते हैं। तो जितने भी डिफरेंट वर्जन्स थे उन्होंने अपने लाना शुरू करे एप्पल में। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट लाइंस भी आई, जैसे से फोन ही नहीं आया, उनके पास आईपैड्स भी हैं, एप्पल वॉचेस भी हैं, एयरपॉड्स भी हैं। सो उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, और हर किसी में, हर मॉडल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, ये उनकी अपॉर्चुनिटी है। उनकी वीकनेस क्या है? वीकनेस उनकी ये है कि जो उनकी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। दूसरी चीज, लोगों को पहले क्या होता था, पता नहीं रहता था कि एप्पल को यूज करना ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि लोगों के पास जो चार्म होता था ना वो नोकिया सैमसंग का होता था। तो एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से जो लोग थे वो एप्पल को कम खरीदते थे। अब थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स ये आए, सबसे बड़ा थ्रेड जो एप्पल पे आया था वो आया था फ्रॉम एमआई। एमआई ने जब इसको कॉपी करके या जिस तरीके से एक अच्छे प्रोडक्ट्स को अपने मोबाइल फोन्स को दिया जो कि बिल्कुल एप्पल से रेसोनेट करते थे, एप्पल से मिलते जुलते थे, तो लोग, जो एप्पल का मार्केट था वो चला गया एमआई पे, जिससे कि एप्पल को बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ। तो इस तरीके का जो थ्रेट होता है वो कभी कभी भी आ जाता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बहुत डायनामिक होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। अब आप देखो एप्पल क्या करता है, जैसे अगर 12 आया और था और 13 लॉन्च हुआ, तो इनकी प्राइसेस सडनली बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। उसी तरीके से अगर आप 15 देखो, 13 का प्राइस कंपेयर करो तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि जब ये नया, अब इन्होंने ये टैक्टिक करी है कि जब भी ये नया लॉन्च करते हैं तो पुरानी की प्राइस बहुत ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो ये पुराना एग्जाम्पल है एप्पल का। अब एप्पल एक लग्जरी नहीं है, तो हम और भी तरीके से अपने स्वॉट एनालिसिस को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पेस्टल एनालिसिस के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है फ्रांसिस ऑगलर का, जिन्होंने पेस्टल एनालिसिस दिया था। ये सेम है जो हमने पढ़ा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल, इसका फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में आता है। एक एक करके इन सबको जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इसकी सेपरेट वीडियो सबकी है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्टिविटी। फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी आता है, जो हमने मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी पढ़ी थी आरबीआई की, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, टैक्सेस आते हैं, इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन। सोसाइटी और सोशियो कल्चरल में क्या आता है? हमारा जो सोसाइटी है और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज है, जैसे कि हमारा रिलीजन, कास्ट, हमारा लाइफस्टाइल, एजुकेशन लेवल, हमारी इनकम, ये सब आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में आता है। टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, रिसर्च हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स है, आपको कितनी एक्सेसिबल है टेक्नोलॉजी। उसके बाद एनवायरमेंटल पॉलिसीज, रिसाइकलिंग, हमारे जैसे नेचुरल रिस्क है, अर्थक्वेक वगैरह, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद लॉ है जो कि रिलेटेड है हमारा वेजेस से, जॉब सिक्योरिटी, रेगुलेशन जो कि कंट्रोल करता है हमारे मार्केट को, जैसे हमने फेरा और फेमा अपने लास्ट टर्न पे पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आता है ईटीओपी। ईटीओपी जो है वो गुलिक ने दिया था। ये क्या है? ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को देखता है। तो ये जो सॉर्ट हमने भी पढ़ा था,
स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसका ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस होते हैं वो अपने बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अपनी पोजीशन सेट करते हैं, इन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और ये डेफिनेटली अगर ये अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को स्कैन करता है तो ये हमारे स्वॉट एनालिसिस में भी हेल्प करता है। सो दैट वाज अबाउट ईटीओपी। अच्छा, इसमें हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन अभी आके करेंगे। हमारा सारे हो गए हैं, बस एक जो हमारे चार थे उसमें से एक ये रह गया है। हाँ, क्वेस्ट। क्वेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग स्ट्रेटेजी। ये हमें जो बहुत फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने वूका एनवायरमेंट की वजह से, क्योंकि बहुत कभी भी डिमांड होता है कि जो मैनेजर्स हैं उनको फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, तो उस टाइम वो क्वेस्ट का यूज करते हैं, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग स्ट्रेटेजी। और जो भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको एकदम से हमें देखना होता है, उन पर डिसीजंस लेने होते हैं, तो क्वेस्ट एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको लेके आई हूँ जो कि आपका इससे भी थोड़ा कवर हो जाएगा। और एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि आप जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज का आपको 100% आना चाहिए तभी आप क्रैक कर पाओगे। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमेशा यही होता है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, और अगर आपको 60% भी आता है तो उसमें भी आपको वो अच्छी तरह से बेस्ट तरीके से आना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन को एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओ। कभी कभी एक थ्योरी होती है, डिडक्शन थ्योरी। अगर आपने शेरलॉक होम्स के बारे में सुना होगा, जो कि एक डिटेक्टिव थे, एक फिक्शनल कैरेक्टर थे, उनकी बहुत सारी मूवीज और सीरीज हैं। तो वो क्या करते थे, वो क्राइम सॉल्व करते थे। तो अगर उनके पास एक क्राइम सीन पे वो जा रहे हैं, उनके पास 10 तरीके के एविडेंसेस है, तो वो और उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो डिडक्शन यूज करते थे। वो डिडक्शन में मैं आपको कैसे बताती हूँ, देखिए। हमने आज पेस्ट और स्वॉट के बारे में पढ़ा था, तो आपको समझ में आ गया होगा जैसे कि स्वॉट एनालिसिस किसने दिया था, कौन प्रोपाउंडर थे इसके। अभी मैंने आपको बताया एल्फ्रेड हम्फ्री, तो इसका आंसर हो गया डी। अब आप जल्दी से अपने चार ऑप्शंस में देख लो कि डी किस किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। ठीक है, तो फौरन आपने मार्क कर दिया। कैसे मार्क करा? क्योंकि यहाँ ना डी थर्ड में है, फोर्थ में है, ना इस वाले में है ऑप्शंस में। तो आपको और कोई ऑप्शंस नहीं देखने हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो फटाफट से मार्क कर दो। अच्छा, कभी कभी आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, तो आप ये फौरन चेक करो, पेस्ट किसने दिया था? फ्रांसिस एग्लर ने। तो पेस्ट हो गया फ्रांसिस एग्लर ने। अब देखो बी का आपका फोर्थ होना चाहिए, देखो बी का फोर्थ आ गया। अगर आपको दो भी पता होते ना इसमें, या एक भी पता होता है ना, तो आप आंसर सॉल्व कर लेते, तो उसको कहते हैं डिडक्शन। एक से ही आप सॉल्व कर सकते हो, या आपको दो पता हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जैसे कि एमबीओ है, एमबीओ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, हमने नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ के गए। ये किसने दिया था? पीटर एवड्यूकर ने। तो आपने इससे इसको ए सेकेंड, ये आ गया इससे। और सीपीएम जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो कैलियन वॉकर ने दिया था, C1 आ गया। तो देखो आपको अगर एक भी पता होता है ना तो इससे आप सॉल्व करते। कभी कभी हम लकी होते हैं, हमारे पास कुछ दो तीन ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैंने जब अटेम्प्ट दिया था तो मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चन आए थे जहाँ एक से ही मैंने सॉल्व कर लिया था और मुझे तीन नहीं आते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको नहीं आता है तो आप निराश हो जाएं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने एमसीक्यूज भी लगाते हैं तो उस टाइम भी टेंशन मत लें। अगर समझ में, अगर आपको सब कुछ नहीं आ रहा है तो जो आपको आ रहा है उसमें आपको बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ट्रिक्स एंड मोर अपडेट्स। बाय।